नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो है 19 जुलाई को ही होने वाला है, ठीक ना। आपका भाई सर्वेश, जो कि खुद एक बीपीएससी टीचर है, उसको पता है कि बीपीएससी टीचर के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर दिन आपको एक सेट प्रैक्टिस लगाना है। पढ़ो चाहे कहीं से, सेट लगा वहीं से रैपिड एक्शन में जल्दी से एक सेट कर लेना है। और ये जो सेट है बीपीएससी टीआरई 3 एवं 4 के लिए है, बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए है, और सामाजिक विज्ञान का सेट है जिसमें आपका कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ओके, ज्यादातर बच्चों का कॉम्बिनेशन है ये हिस्ट्री एंड पॉलिटी। इसमें हम जनरल पेपर भी देखेंगे जो कि सबों के लिए कॉमन है, हिंदी इंग्लिश का भी पेपर देखेंगे, और साथ ही देखेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास सर्विस क्लासेस केजीजी पर। आप अगर नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। आइए, सबसे पहले हम लोग जनरल पेपर से स्टार्ट करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश बाद में क्या करेंगे, निपटा लेंगे। आइए, तो जनरल स्टडीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको दबा के पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी पसीने की हर बूंद तक। सफलता जरूर मिलेगी। एक बार आप शिक्षक बन जाइएगा, स्कूल में कोई काम नहीं है, बस के पाठक का आतंक है। विद्यालय जाना आना है और बच्चे को पढ़ाना है दिल से, हो ना। चलिए, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा। आपको पता है कि ये जो आवेश का सिद्धांत है, इसने किया किसने दिया था, कोलंब ने दिया था। और कोलंब के आवेश सिद्धांत के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गवा देगा। जब कोई उदासीन धातु को गोले के धनात्मक रूप में अवशोषित किया जाएगा, जैसे धनात्मक का मतलब ये होता है दान करने वाला, और धातु क्या होता है, धनात्मक होता है, और अधातु क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग जानते हैं। एक यौगिक जब अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। एक यौगिक जब अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक क्षारीय, अत्यधिक ऑक्सीकारक। ये क्या होगा, अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा। क्या होगा, अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला होगा। ऑक्सीकरण की अवस्था किसे कहते हैं, वैसी अवस्था जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन का क्या करता है, त्याग करता है, उसे क्या कहता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें अन्य पदार्थों के ऑक्सीकरण करने की क्षमता होती है, अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन को खोने के कारण होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हेलोजन, ओजोन, ये सभी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। ईस्ट, खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित होता है। खमीर में किण्वन, आपको पता है कि शराब किस विधि से बनाया जाता है, किण्वन विधि से बनाया जाता है। ओके, और आपके शरीर में जो मांसपेशियों में दर्द होता है वो भी किस अम्ल के कारण होता है, पायरुवेट अम्ल के कारण होता है। फिर दबाने के बाद हमारा और लैक्टिक अम्ल भी जमा हो जाता है, तो उसको दबाने के बाद क्या होता है, वो बॉडी में फैल जाता है, और फिर हमारा पैर का दर्द खत्म हो जाता है। इसका सही जवाब क्या है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इस खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। और यही एथेनॉल जब मेथनॉल बन जाता है तो क्या हो जाता है, जहरीला शराब। और अगर एथेनॉल रहा तो ये मस्त शराब है, और कटक जाइए और क्या कीजिए, नशे में झूम जाइए। उसे शराब पीना बुरी बात है, और बिहार में तो शराब बंदी है? सही है क्या, घर पे तब कौन लेकर आता है। किण्वन खमीर कोशिकाओं और बैक्टीरिया में होता है। अल्कोहलिक किण्वन एक जैविक प्रक्रिया जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जैसे कार्बोहाइड्रेट को सेलुलर ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और उत्पाद में के रूप में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी उत्पन्न करते हैं, ग्लूकोज C6H12O6। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति में किस प्रकार, और यह आभासी स्थिति की प्रकृति कैसी होगी जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो तारा का टिमटिमाना जो है ये वायुमंडल के परिवर्तन के कारण हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल में आपको पता है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सभी है। बहिर्मंडल है, जिस वजह से हर मंडल में क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक अलग अलग होती है, जिस वजह से तारों का बहुत बार अपवर्तन हो जाता है, जिस वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ओके, और
परिणाम स्वरूप क्या नीचे बदलती है, ऊंची स्थिति होती है, ऊंची बदलती रहती है, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम जो है ये गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अगर आप इसको एक बार यूज कर लीजिएगा ये दोबारा क्या होगा, फिर आपको मिलेगा नहीं। समझ गए? इसे भी दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। तो इसका सही जवाब क्या है? सम और गैर नवीकरणीय, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है? तो फ्लेमिंग जो कि बाएं हाथ का नियम दिए थे, तो इसमें क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः लगने वाले बल। तर्जनी अंगूठा किसको दिखाता है? लगने वाले बल को। अंगूठा लगने वाले इस तरह से, ठीक है ना। अंगूठा जो है लगने वाला बल को दिखाता है, ठीक साथियों। उसके बाद तर्जनी मध्यमा क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी और मध्यमा जो है किससे दिखाता है? धारा की दिशा को दिखाता है, ये धारा की दिशा को दिखाता है। इसे करके आप लोग कीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पिछले बार बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया है और टीआरई 3 में तो पूछा ही जाएगा। इनमें से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो? ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आया था कि आपको हम बताए थे कि अगर आप श्वसन कभी कम ले रहे हैं तो कौन खोले रखता है? तो था उपास्थि, मतलब। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी है उपास्थि वलय। उपास्थि वलय क्या है? श्वसन तंत्र को बंद होने से रोकता है। उपास्थि वलय यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके। उपास्थि वलय एक लचीला संयोजी ऊतक है और यह श्वसन नली को सहारा देता है। श्वसन नली के कार्य क्या क्या है? तो इससे होकर हवा जो है नाक से कहाँ पहुंचता है? फेफड़े में पहुंचता है। सुरक्षा अवायव पदार्थ है और इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, सर्दी उर्दी यही हो जाता है। 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस, देखिए दो तरह के लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल। इसमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी 30 है। इसका जो कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के आगे आभासी और सीधा बनेगा। 20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा बनेगा। इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। आपको यहाँ पर दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सॉरी, ये लेंस सूत्र है। अगर दर्पण सूत्र रहेगा तो यहाँ 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। अब आपको ये सब पता है। 1/-30 बराबर 1/v माइनस 1/-60। अब यहाँ से आपको 1/v निकालना है, जो कि आएगा -20। -20 आया मतलब क्या है? दर्पण के अपोजिट साइड। ओके। 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके स्थान भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अब नए जो सेना प्रमुख बने हैं वो कौन बने साथियों? तो वो बने आपको एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन बने? एडमिरल दिनेश कुमार। क्या बने? कौन बने? एडमिरल दिनेश कुमार। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को बना, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा? तो माउंट रुआंग जो है इंडोनेशिया में स्थित है और यहाँ हुआ और लोगों को क्या करना पड़ा? जगह छोड़ना पड़ा। आपको पता है कि इंडोनेशिया जो है कंबोडिया के पास है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी इंडोनेशिया ही है। ओके। माउंट एटना इटली इटली में स्थित है और माउंट पोपा में अरमा की ज्वालामुखी है। किस सिख गुरु के 4 पुत्र की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ये 4 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के, और गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़ाकों ने औरंगजेब के सामने मरना पसंद किया, लेकिन किसे अपनाना नहीं पसंद किया? इस्लाम इस्लाम धर्म जयंती पर नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया किसको मनाने का? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा। भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? भारत में जीपीटी कार्यक्रम जो है ये किसके? आईआईटी मुंबई के सहयोग से। किसके सहयोग से हो रहा है? रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई, रिलायंस जियो और आईआईटी मुंबई के सहयोग से
चैट जीपीटी का ही एक रूप है भारत जीटीपी। फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? फेम इंडिया के संचालन के लिए जिम्मेदार भारतीय मंत्रालय है आपका भारी उद्योग मंत्रालय। फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय है, तो यहाँ पर भारी उद्योग मंत्रालय आंसर नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ये इसका जवाब क्या होगा? भारी उद्योग मंत्रालय। ओके, फेम इंडिया। भारत की पहली हिमालयन एन सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली हेलियन सफारी हिमालयन एन सफारी हाल ही में उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स चिपकाइए। रेवंत रेड्डी हैं उत्तराखंड में हिमालय एक सफारी जेरो कॉप्टर एक प्रकार का छोटा हेलीकॉप्टर द्वारा हरिद्वार के बैरागी कैंप में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा आगरा। हाल ही में सुपेश पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया गया। और ये क्या है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की न्यायिक प्रणाली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेश, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी शोध में सहायता प्रदान करना है। और निर्वाचन आयोग के उम्मीदवारों को चुनाव प्रबंधन हेतु इनकोर ऐप लॉन्च किया था। दक्ष ऐप को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। आइए 46 देसिया मुरपोक्को द्रविड़ कर्णम डीएमडी के पार्टी के संस्थापक का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ये जो व्यक्ति थे इनका नाम था साथियों विजयकांत। कौन थे? विजयकांत थे, साउथ के हीरो थे। इन्होंने डीएमडी के देसिया मुरपोक्को द्रविड़ कर्णम नामक पार्टी की स्थापना की थी। द्रविड़ मुनेत्र कर्णम डीएम के पार्टी का स्थापना सीएन अन्नादुरई के द्वारा 1949 में किया गया था। इसका डीएमके का अभी अभी जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एमके स्टालिन बने हैं। ओके, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के सभापति अध्यक्षता नहीं किया है? कौन है इसे? तो कभी भी बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। इन्हें अध्यक्ष बनाने की मांग बहुत बार हुई, लेकिन ये कभी अध्यक्ष बन नहीं पाए। बाल गंगाधर तिलक ने लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा था। ओके, और वेलेंटाइन सिरोल ने इंडिया नरेश पुस्तक में लिखी थी जिसमें से ऐसा कहा गया था। और ये पहले व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के लिए जेल गए थे, मानले जेल, और वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही है? सबसे पहले आपका क्या होगा? तो ये होगा इल्तुतमिश उस एक नंबर में, तो चार एक नंबर में, चार यहाँ है। उसके बाद ये दो, उसके बाद ये क्या है? ये तीन, और ये चार। अकबर चौथे नंबर पर। तो चार तीन, चार तीन एक दो, चार तीन, चार तीन एक दो। तो ये सवाल क्या है? जवाब सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ जो है ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। और वंदे मातरम जो है यहीं से लिया गया, आनंद मठ से। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मातरम वंदे मात। और ये पुस्तक जो है 1882 में सन्यासी विद्रोह के दौरान लिखा गया था। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर अपना एक जो है विशेष भवन बनाना चाहता था फतेहपुर सीकरी में, लेकिन वहां पानी की अकाल की वजह से अकबर बना नहीं पाया। ठीक ना। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मैक फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। और इन्होंने जो बम फेंका था, कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी घटना का कब हुई थी? तो ये काल कोठरी घटना को कोलकाता में हुई थी। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? 1756 के आसपास अंग्रेजी सैनिक को एक छोटे से कोठरी में बंद कर दिया गया था जिसमें से दम घुटने से उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी।
और इस घटना को लिखा था कौन? हॉलवेल ने लिखा था। और बहुत सारे इतिहासकार इस घटना की बस सच्चाई पर क्या कहते हैं, सवाल उठाते हैं, कहते हैं अंग्रेजों को हमला करना थे। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन भारतीय जीरो था। भारतीय जीरो था, लेकिन कुल कितने सदस्य थे? 7। और लॉर्ड साइमन का अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 1919 के एक्ट के रिवॉल्यूशन के लिए। 3 फरवरी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने 1917 महात्मा गांधी की चंपारण में भूमिका निभाई। वो व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी को न्योता देकर बुलाया था। कहाँ से? आपको पता ही है कहाँ से बुलाया था। तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी थे, ये वहां गए, उनको बताए और वहां से लेकर आए। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ हुआ था। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में डैश के वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितनी वर्षा होती है, ये आपको बताना है। ये है 70 से 200 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, ठीक है ना। इसमें सागौन, साल, शीशम, तेंदू, फलास, आलमतास, बेल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। दबा के वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करना है। पर ये नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। मालवा के पठार से होकर बहने वाली नदी है बेतवा नदी। ओके, बेतवा नदी मालवा का पठार किसको कहते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है मालवा का पठार, मध्य प्रदेश। और माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है ना। कहता है जहां हवा के प्रभाव की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टीले जो है इसको बरखान कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ओके, ये कहाँ देखने को मिलेगा? सऊदी अरब में देखने को मिलता है। जहां हवा के प्रभाव की दिशा अत्यधिक स्थिर हो, उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले बरखान कहलाते हैं। बरखान तुर्की में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप अथवा टिब्बा कहा जाता है। मरुस्थल क्षेत्र के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन कणों के बृहद जमाव को लोयस कहा जाता है। लोयस मिट्टी, पवनोस। कहता है भूगोल शब्द इसमें से किसके द्वारा गढ़ा गया? तो भूगोल शब्द के पिता है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज को ही भूगोल का पिता भी कहा जाता है और इन्हीं के द्वारा भूगोल शब्द गढ़ा गया। भूगोल शब्द, और ये कब थे? तो 1976 से लेकर 194 ईस्वी पूर्व थे। और ये व्यक्ति जो थे उन्होंने ही भूगोल जो जियो प्लस ग्राफी शब्द बनाया। जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी मतलब होता है संरचना। तो पृथ्वी की संरचना का अध्ययन। और ये कहाँ के थे? ग्रीक के थे शायद, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60, भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में केवल डैश पाया जाता है। भूपर पट्टी में आपको पता है खनिज केवल 0.02% के दर से पाया जाता है। भूपर पट्टी जो मिट्टी है इसके ऊपर के पतली परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं। उसके बाद तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम और अन्य। ओके, अगला प्रश्न है इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096 जितना किलोमीटर मील की सीमा साझा करता है? आपको पता है, इसका ट्रिक भी बताए थे बचपन में भी। ये भारत सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। दूसरे नंबर पर क्या है? तो बच्चो बोचो। तो दूसरे नंबर पर कौन है? आपका चीन है, ठीक है ना। और सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करते हैं? अफगानिस्तान के साथ। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो बिहार का जो पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, मतलब यहाँ पे जो गरुड़ पक्षी है उसको एक बेल्ट पहनाया जाता है जिससे उसका मॉनिटरिंग किया जा सके। और ये काम हुआ है भागलपुर में गंगा दियारा में। कहाँ हुआ? भागलपुर में गंगा दियारा में। और जिससे जो है गिद्ध की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा बराबर 7/13 है। तो 10 पे पावर 4 - 1 पे पावर 4 का मान बताइए। 10 पे पावर 4 - 1 का पावर 4, तो स्क्वायर का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर कॉमन कर देंगे, वो 17 × 1 तो -7/13, -7/13। एक आवाज संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी? तो एक आवाज संख्या के कुल गुणनखंड होता है 2, एक एक और दूसरा वो संख्या स्वयं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ई। तथा एक समांतर सदिश का प्रथम पद P तथा सर्वांतर Q है, तो उसका 10वां पद क्या होगा? तो T 10 बराबर, आपको पता है A + n - 1 इंटू टी होता है। 10 का मान पता है 10 - 1,
डी का मान पता है क्या है, क्यू है, और पहला पद क्या है, पी। तो पी प्लस एन माइनस पी प्लस 9 ये सही जवाब होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। एक संख्या पी में 99 का प्रतिशत जोड़ने पर प्राप्त होता है 99 में पी के 99% के योग के बराबर होता है 1998। ये सब क्या है? ये देखिए, आकृति आकृति में एक वृत्त के का केंद्र 0 है के अनुसार ओ ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का भाग 5/18 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5/18 है तो किसका मान निकालना है? तो 360 डिग्री गुना 5/18, 360 गुना 5/18। आप लोग पढ़े होंगे क्या चीज, पाई चार्ट। और ये 100 डिग्री, इसका एक्स का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, पांच पांच पेंसिल एवं 6 रबर का मूल्य इतना है तथा 3 पेंसिल और 2 रबर का मूल्य इतना पैसे है। एक रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये 5x प्लस 6y बराबर 180 पैसा और 3x प्लस 2y बराबर 92। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका पैसा आंसर कितना आएगा, 10 पैसा आ जाएगा। एक उस छोटी से छोटी प्राकृत संख्या का चयन कीजिए जिसे 15 और 16 के वर्गों के योग में जोड़ने से घटाने पर उतना ही प्राप्त हो। तो 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 481, और 481 में 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 484 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या होगा इसका जवाब, 3। आइए अब हम लोग इतिहास के प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास और पॉलिटी, जहाँ से आप परीक्षा में क्या होइएगा, धुआं धुआं सीरीज। आइए यहाँ से आपको प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। ये आपके भाई सर्वेश का वादा है। बीपीएससी में हमने क्या किया था, इसी तरह से बहुत सारा सेट लगाया था। और 102 पेज का जो रिजल्ट था TRE 1 का, उसमें फर्स्ट पेज में अपना रिजल्ट हुआ था। तो हमने अपना मार्कशीट भी शेयर किया हुआ है पिछले वीडियो में, कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, नहीं तो आप हमने चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आपको पढ़ते रहना होगा, बिना पढ़े आपकी सफलता निश्चित नहीं होगी साथियों। इस बात का ख्याल रखना है, अपना और अपने पास पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखना है। खूब पढ़ना है और समाज में भी तरक्की के लिए योगदान करना है, ठीक है ना। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष हुई, तो जुलाई क्रांति जो है फ्रांस में 1830 ईस्वी में हुई। कल ही वीडियो डाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट। ओके, वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था? वियना कांग्रेस का सम्मेलन जो है ये किस वर्ष हुआ था? ये 1815 में हुआ था। इसे मेटरनिक के द्वारा आयोजित करवाया गया था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1848 में यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपको इटली से। कहाँ से हुई थी? इटली से हुई थी। ओके, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फेडरिक मेटरनिक थी उनकी, ऑस्ट्रिया के राजा, उसके मृत्यु के बाद यूरोप में क्या हुआ, अस्थिरता का चलन बढ़ गया। तुमसे मिल छपाई मशीन का आविष्कारक गुटेनबर्ग किस देश के थे? आपको पता है छपाई मशीन का आविष्कारक गुटेनबर्ग जर्मनी के थे। ओके, और छपाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग किया था। ये क्लास 10 का प्रश्न है। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न में से किस संधि के द्वारा हुआ? यूरोप में जो प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध हुआ था, जिसके द्वारा क्या हुआ, क्रीमिया को कब्जा कर लिया गया था रूस के द्वारा, इसके जो है पेरिस की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839 ईस्वी में हुआ था। 1839 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए, बिहार दरोगा में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछ गया था। अफीम युद्ध का अंत जो है 1842 में चीन और ब्रिटेन के बीच नॉनकिंग की संधि के द्वारा हुआ था। किस संधि के द्वारा हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा था। अफीम युद्ध का अंत किसके द्वारा हुआ था? 1842 में नॉनकिंग की संधि के द्वारा हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी दरोगा में भी और बीपीएससी पिछले बार भी पूछा गया प्रश्न है। ओके, 19वीं सदी के आरंभिक चरण में यूनानियों ने निम्न में से किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था? ये जो झंडा है ये उठाया था ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध। ओके, ओटोमन साम्राज्य कहाँ का साम्राज्य था? तो ये तुर्की का साम्राज्य था और लगभग इंटायर यूरोप के लगभग पूर्वी हिस्से में जो है पूरा फैला हुआ था, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में। द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि क्या थी? पहला अफीम युद्ध तो आपको पता है 1839 में हुआ, नानकिंग की संधि के द्वारा भारत, चीन और ब्रिटेन के बीच समाप्त हो गया। दूसरा अफीम युद्ध जो है वो हुआ था साथियों आपका 1856 से लेकर 1860 ईस्वी के काल में। ओके,
1856 में ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा मजबूर चीन पर आक्रमण किया गया, जिसे द्वितीय अफीम युद्ध के रूप में जाना जाता है। अब क्या था कि जो अफीम है ये बेच-बेच के अंग्रेज पूरा चीनियों को क्या बना रहे थे, नशे का आदी। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में बुल्गारिया के साथ जो संधि की गई थी वो थी न्यू ऑली की संधि। किसकी संधि थी? न्यू ऑली की संधि थी। ओके। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन 1919 में जिन 5 संधियों का प्रारूप तैयार किया गया था, उनमें एक बुल्गारिया के साथ किए गए जाने वाले संधि का प्रयास था मित्र राष्ट्र गुट एवं बुल्गारिया के बीच 27 नवंबर 1919 कहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र ने त्रियानो की संधि किस देश के साथ की? त्रियानो की संधि जो है ये हंगरी के साथ किया। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडा पेस्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने टर्की के साथ सेब्रेस की संधि कब की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यही वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन खूब आता है। तो ये 1920 में की थी। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 10 जनवरी 1920 को। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आ गया था। मार्च क्रांति 1917 किस देश में हुई? मार्च क्रांति 1917 जो ये कहाँ हुई थी? तो ये रूस की क्रांति थी। कहाँ की क्रांति थी? कल ही पढ़ाए हैं इसके बारे में डिटेल, वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए जरूर। अगला है सुएज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? सुएज नहर जो है ये आपका 1869 में बनकर तैयार हुआ था। ओके। और सुएज नहर को किसने बनाया था? तो फ्रांस ने बनाया था। और जो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अभी सुएज नहर का सारा शासन किसके हाथ में है? मिस्र के हाथ में। ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण है कि यह यीशु मसीह के से मृत्युत्थान फिर जीने का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यीशु की सूली पर चढ़ा दिया गया था, उसके तीसरे दिन पुनर्जीवित हो उठे थे। ओके। तो यही है, यह यीशु के मृत्यु से पुनर्जीवित होने। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक कैथोलिक बेसिलिक क्या है चर्च जो कि डैश राज्य में स्थित है? बताइए ये किस राज्य में स्थित है? ये राष्ट्र जो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा वाले बीच पे। फोटो खींचेंगे। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में से किस पदावधि में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे लॉर्ड डफरिन नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? ई। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजप्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। अध्यक्षता जो है डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। ओके। अगला है निम्न में से कौन मुगल सम्राट संबंधित नहीं था? शेरशाह सूरी सूर्यवंश से संबंधित था। ओके। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन जो है यहाँ पर नहीं है, वो है ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वेदों में सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद है। ओके। अगला क्वेश्चन 90 तीसरी बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो पहली जो है राजगिरी में, दूसरी जो है तो वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी अशोक के शासन काल में। अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसरे ने। और लगभग 255 बीसी में हुआ था ये। मोहनजोदारो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? मोहनजोदारो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति है ये कांस्य प्रतिमा है और मस्त मूर्ति है, लंबी मूर्ति है। मोहनजोदारो का मतलब होता है मृतकों का टीला। किस सिंधु सभ्यता में किस जानवर की पूजा का प्रमाण मिलता है? सिंधु सभ्यता में कुबर वाले बैल की पूजा का प्रमाण मिलता है साथियों। ओके। कहता है कीर्तानुजनियम किसने लिखा था? कीर्ता ये पुस्तक है और ये पुस्तक रचयिता जो है भारवी है। कौन है? भारवी। यहाँ पे भारवी नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पल्लव भारवी पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ओके। अगला प्रश्न है 94 बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है ये रांची था। क्या था? रांची। छोटा नागपुर का पठान। ओके। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? 1857 में बिहार की क्रांति के नेता थे ना थे वीर कुंवर सिंह। इसमें वीर कुंवर सिंह नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यह स्रोत का नाम बताए जिससे जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन है। पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन इंडिका में भी है और किसमें है? इंडिका में है। तो इसका जवाब क्या होगा? इंडिका। और मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। और मेगास्थनीज जो है वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था और के शासन काल या चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। आईआईटी समझौते का उद्देश्य था
पूना समझौते का उद्देश्य था, पूना समझौते का उद्देश्य दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना तथा अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। 4 जुलाई 1776 में अमेरिका के इतिहास में महत्वपूर्ण जाने से क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था। औद्योगिक क्रांति में जो स्पेनिंग जेनिंग मतलब वो सिलने वाला, उसका आविष्कार किसने किया था। जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया, जेम्स हारग्रीव ने। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र क्रांति में लाने वाले स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। 1831 में यंग इटली जो है ये प्रारंभ किया गया था मेजनी के द्वारा, और यहाँ पर मेजनी नहीं है तो इसका जवाब क्या होगा कि टैगोर कमेटी। शोर कमेटी का स्थापना भगवान सिंह से संबंधित नहीं थे। शोर कमेटी का स्थापना सदस्य हुसैन रहीम, बलवंत सिंह तथा सोहनलाल पाठक। शोर कमेटी का गठन कनाडा में कामागाटो जहाज से संबंध यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई करने लेने हेतु किया गया था। तो इसमें कौन संबंधित नहीं थे, भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। ओके। महात्मा गांधी किस घटना के हिमालयन भूल कहा था। तो महात्मा गांधी ने जो है चौरा चौरी घटना को हिमालयन भूल कहा था। किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कूड़ेदार नाली बनाने बनाने का साक्ष्य मिला है। लकड़ी के कुदार से नाली बनाने का साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ी जिले के पास। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया। संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जीतने वाला चोल शासक था आपका राजा राज प्रथम। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष हुआ। मतलब लंदन मेट्रो का शुरुआत कब हुआ, तो लंदन मेट्रो का शुरुआत जो है ये 1863 ईस्वी में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टेचुरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। इंडियन स्टेचुरी कमेटी को जो है आमतौर पर इंडियन कमीशन को आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम जाना जाता है। यहाँ जवाब नहीं है, ये क्या होगा, साइमन कमीशन। यानी कि वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक जो है जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। किसने लिखी है, जयप्रकाश नारायण ने लिखी है वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक। मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 में की गई सालवाई संधि किसके आग्रह पर की गई थी। मराठा द्वारा जो सालवाई की संधि की गई थी ये जो है सिंधिया के आग्रह पर की गई थी। सिंधिया है क्या था, कोऑर्डिनेटर था, मीडिएटर था। आपको ये सब गुरु शिखर तो पता है अरावली में है। ओके, एक स्थान पर जाने से ज्वार में जितना लंबा होता हुआ क्या है, ये जो है लंबा छोटा ये सब पूछेगा तो यह ये 26 मिनट का समय लगता है। अंडमान और निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस एक द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, ये अवस्थित है दक्षिणी अंडमान पर। ये सब हम करना नहीं यहाँ है। एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था। जिला कलेक्टर का कार्यालय जो है तुमसे मिल जिला कलेक्टर का कार्यालय वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। ओके, वारेन हेस्टिंग ने 1772 में जिला कलेक्टर का पद भी बनाया था। और वैसे तो आईसीएस की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी की थी। राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत में राजनीतिक चेतना का एक कारक है। राजनीतिक चेतना के कारण विकासवादी सिद्धांत में वृद्धि। इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की। संप्रभुता के जनरल विल में विनीत होने की वकालत रूसो ने की, और रूसो ने ही कहा था आदमी स्वतंत्र पैदा लेता और स्वतंत्र ही रहना चाहिए। निम्न में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है। ये जो है ये आपका किसका है, संप्रभुता। उस विचारक का नाम बताए जिसको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा की पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए। ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था जीन बोर्डिन के द्वारा। द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक, द सिक्स बुक ऑफ द रिपब्लिक पुस्तक क्षेत्रीय संप्रभु सरकार संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग किया का श्रेय दिया गया। और ये कौन थे, ये थे जीन वैडिन। ओके, तथा भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या डैश की आयु तक रहता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है वो 65 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष रहता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ओके, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। लोक अदालत के बारे में कौन सा कथन सही है। यह एक सस्ती सस्ती न्यायिक सेवा है, सही है। यह
यह एकल पेशी पर विवाद का निपटान करती है, सही है। यह त्वरित न्याय देता है, सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाते हैं, ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, गलत है। यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही है। यह राष्ट्रीय बे बेओर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बेओर दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। बेओर युद्ध जो है 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था, इसलिए ये मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 15 सदस्य देश है, इसमें 5 अस्थायी 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, यही क्या है? गलत है, सी नंबर। IMF जो है ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां हैं, ना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। चुनावी कदाचार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावित है? चुनावी कदाचार, सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनों का दुरुपयोग, वोटर को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, दल या गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। तो कौन सा कथन पर ये उपयुक्त में से सभी होगा? निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? आपको पता है 7वीं सूची में 3 सूचियां, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। और इसमें कौन शामिल है? तो जंगल जो है ये समवर्ती सूची में, राज्य और केंद्र दोनों को इसका संरक्षण करना है। कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। इनमें से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम कहाँ है? चीन के अंदर है। ओके। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है ये प्रदान करता है सभी लोगों के लिए समान वेतन, जो कि आर्टिकल किस में 39A में था, है अपना 39, ठीक है ना। भारतीय संविधान का 39D में है समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वो महिला हो या पुरुष। लोकतंत्र के बारे में से कौन सा सही है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है, ये गलत है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, कौन सा सही है? भ्रष्टाचार रहित तो कुछ भी नहीं है संसार में, सब कुछ भ्रष्टाचार के दरमियान। लोकतंत्र और नियमितता है। ओके, कहता है एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य के विधानसभा में कुल कितने प्रतिशत वोट लाने होते हैं? ये जो है ये जो है आपको कम से कम 8% वोट लाना होता है किसी भी राज्य पार्टी को उस राज्य के विधानसभा में। 8%। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। कब? 1993 में 10 तारीख को, इसलिए जवाब क्या होगा? ई होगा। ओके। पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ थे। मतलब भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है ये संबंधित है मुकदमे तथा कार्रवाई से। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सा समानताएं आती है? समता, कानून के नजर में समानता, भेदभाव और विशेषाधिकारों का अंत, अवसर की समानता। उपयुक्त में से एक सदी के सभी समता का अधिकार में आता है। ओके। भारत कैसा राज्य है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है। मतलब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है ये हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा इसी समय दिया गया था। गांधी को माना जाता है, गांधी जो है दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है, दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ओके। कहता है छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? छाया मंत्रिमंडल जो है ये प्रशासनिक विशेषता है ब्रिटेन की। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री तो रहता ही है, साथ में राजा और उसके कुछ व्यक्ति का मंत्रिमंडल पर प्रभाव भी रहता है, जैसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है टीडियो टॉल्स्टॉय। गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखी थी सरोजिनी नायडू। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। जनमत है, जनमत बहुमत की राय को क्या कहते हैं? जनमत कहते हैं। बहुमत की राय को क्या कहते हैं? जनमत। राजनीतिक मामलों में जनता की राय, ये भी जनमत है। संपूर्ण समाज में कल्याण के लिए उचित तर्क आधारित, ये भी क्या है? जनमत है। तो ये सभी उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? जनमत है। अगला है संयुक्त राष्ट्र UN जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला जो है, पहली महिला भारत की विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। ओके।
अगला है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। उच्च न्यायालय जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है भारत के सब किसी भी न्यायालय में, तो ये जो है उच्च न्यायालय का वकील जो है वो कहाँ पर नहीं कर सकता है। ये सिर्फ उसी उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है उसको छोड़कर बाकी हर जगह वो कर सकता है। पुलिस निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची रेडियो और टेलीविजन नहीं, आपराधिक मामले नहीं। आपराधिक मामले ही, जैसे मान लीजिए कोई ने सूची में आ जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की जो चुनौती है, नागरिक और पंचायती राज संस्थाओं का प्रजातांत्रिक बनने की, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाने के सभी स्तर पर सत्ता में भागीदारी को विस्तार, उपयुक्त में से सभी। इंग्लैंड के किस वर्ष स्त्रियों को बेहक मताधिकार दिया? इंग्लैंड ने 1928 ईस्वी में स्त्रियों को बेहक मताधिकार दिया। सबसे पहले बेहक मताधिकार पूरी तरह से देने वाला राज्य कौन, देश कौन था? न्यूजीलैंड था। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया? ग्राम पंचायत का जो गठन है ये 7,000 पर किया गया। कितनी पर किया गया? 7,000 ग्राम पंचायतों का गठन किया गया 2006 के अनुसार। लगभग 500 जनसंख्या पे एक वार्ड बनाया गया है। कहता है गुट निरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है बिना किसी गुट के, बिना किसी गुट के। कहता है स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को जो है सीमित किया जा सकता है अनुच्छेद 22 के विधि के द्वारा। कहता है नीचे दिए गए कूट उपयोग करते हुए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। विधि का शासन हम लोग कहाँ से लाए? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचाराधीन राज्यपाल द्वारा विधेयक, ये कनाडा से लाया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूचियां, समवर्ती सूची, विधि का शासन ये कहाँ से लाया गया? तो विधि का शासन इंग्लैंड से लाया गया है। और विधि द्वारा स्थापित शासन की प्रक्रिया ये जापान से लाया गया है। और ये विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये हम लोग कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। समवर्ती सूची कहाँ से लाए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं। ओके, अगला प्रश्न है सूची भारतीय संविधान का भाग 9, भाग 9 में क्या है? तो पंचायत है। भाग 8 में क्या है कहाँ भाग 8? भाग 4 के ए में क्या है? तो 4 के ए में है मूल कर्तव्य। भाग 9 के ए में है नगर पालिका। भाग 8 में है संघ क्षेत्र। भाग 8 में क्या है? संघ क्षेत्र है। भाग पंचायत, भाग 8 में संघ क्षेत्र, भाग 4 के मूल कर्तव्य। ओके, हो गया ही। 146 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कब कर दिया गया था ना? आपको पता है कि ये जो है कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। ओके, कब किया गया था? 1989 में। चुनाव आयोग 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग है। भाग 15 में है। 147 कहता है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारक में सम्मिलित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कहता है निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष दोनों के पद को सुशोभित किया है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और ये है के एस हेगड़े। के एस हेगड़े जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे और लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। अहमद एकमात्र भारतीय व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी सुशोभित रहे थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित किया गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा ये पारित किया गया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इस तरह से आपको हमने विश्व बैंक के द्वारा किस तारीख को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व के देशों को आय समूह में वर्गीकृत किया जाता है? ये होता है 1 जुलाई को। ये जो है आपका जो सेट था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट था। ये 6 to 8 मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए था और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस था। अगर आपने इसको किया है तो यकीन मानिए आप परीक्षा में बेहतर कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 एवं टीआरई 4 के लिए बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 हेतु नियुक्ति परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सर्विस क्लासेस केजीजी पे क्या रहिए, जुड़े रहिए। और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और शिक्षक बनना है तो अब मात्र 10-15 दिन का समय बचा है। दिन रात पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और सिर्फ पढ़ते रहिए। राधे राधे, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।